बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी, साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, चाय आपको मिल गई होगी, आपका दिल कर रहा होगा कि आप ढेर सारी चाय पिए सुबह सुबह। मेरा कर रहा होता है बहुत सारा, क्योंकि आंखें खोलने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। मेरी चाय मेरे पास आ गई है, लेकिन आंखें खोलने के लिए हम आपको बहुत सारी ख़बरें भी देते हैं सुबह सुबह। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन आज की ख़बरें आई डोंट नो, मिक्स एंड मैच है कि अच्छी हैं या बुरी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो पेट्रोलियम या पेट्रोल की कीमत में कमी है वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर होगी जी। वफाकी हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में रद्दोबदल किया है और पेट्रोल 7 रुपये और 50 पैसे 54 पैसे आई गेस कम हुआ है और नई कीमत जो है 264 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे इजाफा किया गया है, जबकि नई कीमत जो है 288 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर हो गई है और ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। पेट्रोल की कीमत में जी कमी वाक़या हुई है 7 रुपये, तो ये अच्छी और खुशाइन बात है। मैंने कहा सुबह सुबह मैं आपके साथ कुछ ना अच्छी खबर शेयर कर लूँ। इसके साथ साथ जी अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ है उसमें पाकिस्तान को रियायत दी गई है भारत की निस्बत। पाकिस्तान पर जी 19% जो टैरिफ है वो आयद किया गया है, जबकि भारत पर 25% और बांग्लादेश पर 20% है वो टैरिफ आयद किया गया है। अभी मैं इस हवाले से ज़ाहिर है हम जब बात करें कि आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं पाकिस्तान रिलेटेड कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और साथ साथ कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जो डेवलप हुआ है पाकिस्तान को लेके, ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है। इसके साथ साथ 9 मई के केसेस की सज़ाओं के हवाले से भी हम बात करेंगे। 9 मई के केसेस में जी 6 अरकान कौमी असम्बली पंजाब को सज़ाएं दी गई हैं और 3 MPs हैं, एक सेनेटर हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, फिर शिबली फराज हैं, जरताज गुल हैं, कंवल शोज़ब हैं, MNA में हसन नवाज़ हैं, शेख राशिद हैं। उनको 10-10 साल की कैद का हुक्म दे दिया गया है। इस पर हमने इन डिटेल आगे जाके बात करनी है, लेकिन आपको पता है हमने थोड़ा सा सुबह सुबह कोशिश करते हैं कि अच्छी और पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करें। उसके लिए खाना सुबह सुबह नाश्ता अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। हम किचन में जाएंगे जहाँ पे शेफ़ नदीम चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, बहुत क्या बन रहा है आज सुबह सुबह किचन में? जी आज हम बनाने लगे हैं अल्फ्रेडो पास्ता और होममेड स्टाइल में। ओके, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें? इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे वाइट सॉस और वाइट सॉस के लिए हम गार्लिक लेंगे 20 ग्राम 1 kg के लिए और उसे फाइन चॉप करेंगे और फाइन चॉप करने के बाद हम जो है ना बटर का इस्तेमाल करेंगे और बटर का इस्तेमाल करने के बाद फिर हम उसे जो है ना उसमें डालेंगे दूध और दूध को पकने के लिए रखेंगे। अब उसमें मैं डालूंगा थोड़े से स्पाइसेस ओके। और अगर इसमें हमने स्टॉक डालना होता है, अगर स्टॉक नहीं है तो हम जो है ना चिकन पाउडर का किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने अब इसमें डालूंगा सॉल्ट 1 टीस्पून, जायके के मुताबिक हम इसको अप डाउन अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है। और वाइट पेपर 1 पिंच, मैं स्पाइस ज़रा थोड़ा सा कम ही रखूंगा, और ब्लैक पेपर ओके 1/2 टीस्पून, सही है, ओरिगानो 1/2 टीस्पून। ओरिगानो खुशबू के लिए होता है उसका, तो अब हम इसको जो है ना वो पकने देंगे। और चेडर चीज़ किसी भी ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा, एज इट इज डाल देंगे, ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। ये खुद मेल्ट हो जाएगी। ओके। तो अब जब इसकी फाइनल होगा फिर हम इसका क्रीम इसकी इस्तेमाल करेंगे। अल्फ्रेडो जो है ना मैंने बॉयल कर चुका हूँ और उसमें इसको मैंने बॉयल किया है ऑयल के अंदर, और ऑयल के बाद मैंने इसे जो है ना थोड़ा सा ऑयल लगाया। जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो स्टॉक भी कर सकते हैं ताकि आपस में चिपके ना। और इसके बाद हम लेंगे चिकन, और चिकन का हम सबसे पहले रूम टेम्परेचर चेक करेंगे। हमारा रूम टेम्परेचर जो है ना 22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बहुत अच्छा है, जो कि कमर्शियल में जो है ना 25 होता है। तो इट्स अ गुड टेम्परेचर, गुड। अच्छा, तो बाज़ का ऐसा होता है कि हमारा चिकन अगर जल्दी में हमारा फ्रोज़न चिकन होता है, हमारा टेम्परेचर माइनस के पास होता है, तो फिर हम उसको मसाला लगा के रूम टेम्परेचर के ऊपर मसाला लगा के थोइंग करेंगे। तो जब तक उसका रूम टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर नहीं आएगा तो फिर हम उसे फ्रीज में रखेंगे। और ये ऑलरेडी रूम टेम्परेचर के ऊपर है तो यस, ये ठीक है। और इसमें मैरिनेशन किस चीज़ की है, क्विकली बता दें हमें। जी, इसमें हम जो है ना सॉल्ट डालेंगे, ठीक है, 1/2 टीस्पून, और सोया सॉस 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, ओके। और स्पाइस के मुताबिक जो है ना हम इसमें डालेंगे क्रश्ड चिली 1 टीस्पून, ओके।
और ये क्या है? मामासिटा सॉस 1 टीस्पून। अच्छा, बहुत से लोग ऑयस्टर सॉस भी ऐड करते हैं। यस, ऑयस्टर भी करते हैं हम। ओके, दिस इज मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस यस 1 टीस्पून और सोया चिली सॉस 1 टीस्पून। ओके, और इसमें हम डालेंगे ऑयल, सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल यस। ओके, बेहतरीन। मैक्सिमम 1 टेबलस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अगर तो इसका टेम्परेचर माइनस में है या 1 to 5 के ऊपर है तो फिर हम इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर थोड़ी करेंगे। उसके बाद फिर हम इसे फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में रखेंगे यस। तो ये गर्मी के और इसके बाद हमने इसको ग्रिल करना है। इसके बाद हम इसे ग्रिल करेंगे, लेकिन हम होममेड स्टाइल में पैन के ऊपर करेंगे। पैन के ऊपर, नॉन स्टिक पैन के ऊपर करेंगे। ठीक है, चले आप अपनी ये सॉस रेडी करें, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। मीनवाइल हमारे पास जी कुछ स्टोरीज आपको पता है हम सुबह सुबह अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। आज जो खबर है हमारे पास, हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी खबरें अपने पिछले कुछ दिनों में अपने प्रोग्राम में शामिल की हैं जिनको शामिल करना इत्सेल्फ बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब कानून खामोश हो जाए, माशरा आंखें बंद कर ले, गैरत के नाम पे जो जुल्म है उसको जो कहा जाता है ना कि हम एक नॉर्मल चीज़ कंसिडर करना शुरू हो जाए। कराची का जी पॉश इलाका है क्लिफ्टन, जिससे लेकर बलूचिस्तान तक हमने जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हुए देखे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे बार बार बात किए जाना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या जो औरत की ज़िंदगी है उसकी पसंद नापसंद है, क्या वो हमारी सोसाइटी में मैटर नहीं करती? क्या पसंद की शादी करना, कुछ भी ऐसा जो आप अपनी पसंद से अपनी लाइफ को लेके डिसाइड करना चाहते हैं, वो इतना बड़ा गुनाह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए? ये ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो विद टाइम उठ रहे हैं और जिस पे अब जो केसेस रिपोर्ट होते हैं सोच कर खौफ आता है कि लोग किस तरीके से ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल कर रहे हैं। आज हमने इसी हवाले से एक बात करनी है और ये वो टॉपिक है जिस पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है एज ए वेमेन समटाइम्स, बल्कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। सादिया सत्तार हमारे साथ मौजूद है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो वाक़या है हम इस पे क्या कहें, ये जो दरिंदा सिर्फ इंसान होते हैं और फिर हमने कराची का इलाका हो, इस्लामाबाद में ऐसा कोई वाक़या हो या फिर हम बलूचिस्तान का जिक्र करें, ये रोज़ वाक़यात सुनना ये इतना मुश्किल हो रहा है सादिया कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारे इक़दाम क्या हैं, एज ए सोसाइटी एज ए नेशन हम कहाँ जा रहे हैं? यार इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अर्ली मॉर्निंग जब आप बहुत एक कैंडिड सा प्रोग्राम कर रही होती हैं तो नेचुरली ये जो एक घिनौना और किरेह जो हमारे सोसाइटी का एक अक्स है वो नज़र आता है और बहुत अजियत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। आई फील स्पीचलेस एज अ फीमेल and as somebody who's been vocal about these things constantly, ये इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है। बिकॉज आपने अभी जिक्र किया और उससे पहले आपको पता है एक बच्ची इस्लामाबाद में भी बिकॉज शी वाज हैविंग अ टिकटॉक शी गॉट मर्डर्ड कि इसको डिलीट कर दें, और इसी तरह के और बहुत सारे वाक़यात। और पसंद की शादी की आपने बात की, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अकल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और ये सोचते रहते हैं कि अब इससे ज़्यादा स्टूप तो हम नीचे नहीं कर सकते। लेकिन फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट आता है जब इंतहाई तकलीफ होती है और रियलाइजेशन होती है ओके नाउ ये भी देखना था। तो ये एक बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा सादिया, अब हमारा मसला ये है कि इसमें हर एक जो स्टेक होल्डर है सोसाइटी का इन्वॉल्व है। इसमें हम फैमिली से लेकर इदारों से लेकर ओवरऑल एज ए नेशन जो हमारे रवैये हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। आई रियली वांट कि हम अभी तक जहाँ दुनिया हम हर चीज़ में कह रहे हैं ख़वातीन एक्सेल कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा नहीं है दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा। आई एम श्योर कि चैलेंजेस औरतों को बहुत ज़्यादा है और इस पर कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम माशरा या दुनिया में वो जो माशरे हैं वो इस हवाले से ख़वातीन को लेके थोड़े प्रोग्रेसिव हैं। और जब हम यहाँ पे देखें तो हमें अभी तक हम इन्हीं साइकिल्स में उलझे हैं कि उसने पसंद की शादी कर ली, उसने अपने बाप की बात नहीं मानी, उसने अपने भाई की बात नहीं मानी, उसने सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस से किसी को प्रॉब्लम है। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मतलब समझ से बालातर है ना कि क्या इश्यूज़ हैं जिनको हम इश्यूज़ बना के गैरत के नाम पे कत्ल कर रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है और आई थिंक इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो पनिशमेंट और अकाउंटेबिलिटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमने पास्ट में भी देखे हैं कि उसके बाद हमें पता नहीं चलता कि जो मुजरिमान थे बल्कि जो मुजरिम थे वो कहाँ गए और क्या हुआ, और कुछ ना कुछ उनके बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाती है। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करता है कि लोगों को ये लगता है कि इट्स ओके, विल गेट अवे विद इट, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें आप इमोशनल कह लें, आप उसमें अपना साइकोलॉजिकल कह लें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि पनिशमेंट और अकाउंटेबिलिटी वी हैव टू मेक श्योर एज ए सोसाइटी, बिकॉज वी कैन नॉट सी कि आज एक शख्स है, कल दूसरी लड़की है, परसों चाहे वो फार फ्लंग एरियाज में हो, चाहे वो आपके मेट्रोपोलिस में हो, लेकिन कहीं पर भी वो महफूज नहीं है उस तरह से, अपनी चॉइसेस करने का उसको इख्तियार नहीं। और दूसरा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि आज हमने आपसे इस प्रोग्राम पे बात करनी है, तो एट दैट पॉइंट माई हेल्पर एट होम, उसने मुझे बताया कि एक खातून है जो उन्हीं के विसिनिटी में रहती हैं, जिनके 4 बेटे हैं और एक बेटी, और बेटी सबसे छोटी है, लेकिन बेटी से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो काम भी करे, वो भाइयों की बात भी माने, वो अपना बहुत ख्याल भी करे, और वो उनकी आई डोंट नो इनविजिबल ऑनर की हिफाजत भी करे। सो वी हैव टू डिफाइन कि ऑनर है क्या। क्या ये ऑनर है कि अगर उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, या वो पढ़ना चाहती है, या वो हंसना चाहती है, तो उसको आप मर्डर कर दें क्योंकि वो आपकी मर्जी और आपकी मंशा पे नहीं कर रही। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, चाहे वो सॉफ्ट पावर के थ्रू फैलाएं, आपके जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू अवेयरनेस करें, ड्रामास के थ्रू करें, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तानी ड्रामा फ्रेटर्निटी इज जस्ट अमेजिंग। मे बी वी नीड टू स्टार्ट टेलिंग पीपल। और मेरा ख्याल है पिछले दिनों में कुछ ऐसे 1-2 बोल्ड ड्रामाज हुए भी जहाँ पर बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स को टच भी किया गया और किया जाना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक वो जो माँ होती है ना किसी भी यूनिट में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। अगर वो जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ये डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दे ना बेटे में और बेटी में। बहुत सारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कमिंग फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, जहाँ मुझे लगता है कि हम अपने भाइयों के ऊपर ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग रह जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी एरियाज ऐसे नहीं हैं। और ये जो एक तकलीफ दे सूरत हाल है, उसको निमटने के लिए सारे इदारों को, जैसे आपने बिगिनिंग में कहा, इसके ऊपर रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे और अकाउंटेबिलिटी को श्योर करना पड़ेगा। ये जो बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें अकाउंटेबिलिटी होती ही नहीं है, मुझे लगता है कि वो लोगों को शय देती है कि ठीक है, इट्स ओके, विल गेट अवे विद इट, या फिर हमें कहीं ना कहीं से सोसाइटी में बहुत तारीफ मिलेगी, हमें एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाएगी, लोग आके वाह वाह करेंगे कि हाँ भाई देखो इसने तो गैरत के नाम पे ये कर दिया। तो ये कुछ चीजें जो मुझे लगता है मसला ये है कि हम ये बात आपकी मैं इससे 100% अग्री भी इसलिए कर रही हूँ कि हमने आज तक कोई ऐसा टेस्ट केस प्रेजेंट ही नहीं किया कि हमने देखा हो कि गैरत के नाम पे कोई कत्ल है और उस शख्स को सज़ा दी गई है कि उसने एक इंसानी जान ली है। इट्स नॉट अबाउट फैमिली, इट्स नॉट अबाउट कि आपने किसी ने गैरत के नाम पे इमीडिएट फैमिली ने कुछ कर लिया, लेकिन माय पॉइंट इज़ कि अगर किसी ने एक इंसानी जान ली है और गैरत के नाम पे ली है, तो हमने आज तक ऐसा कोई केस, ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं की कि जिससे लोग एक सबक ले सकें। मैं एक नॉर्मल सी बात आपको एग्जांपल भी दूंगी और मैं आज चाहूँगी इस पर आप कहूँ कि हम जब ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी की बात करते हैं, हमने आज तक किसी रोड एक्सीडेंट में किसी को सज़ा मिलते हुए नहीं देखा। तो फिर तो ये दूसरे ऐसे कई वाक़यात हैं जो होते चले जाते हैं और फिर हम उस पर प्राउड फील कर रहे होते हैं कि वाकई जी गैरत के नाम पे कत्ल किया, बड़ा को बहादुर आदमी था। ये बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ऐसा ही है, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने भी जिक्र किया और आपने भी अभी ये कहा कि अगर कुछ मिसालें हों लोगों के पास और उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर सो एंड सो क्राइम हम करेंगे, गैरत के नाम पे करेंगे, तो वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। हमारे यहाँ तो फिर उस स्टोरी के ऐसे ट्विस्ट्स और टर्न्स आते हैं कि बंदा खुद हैरान रह जाता है कि आखिर हुआ क्या, क्या ऐसा हुआ भी है कि नहीं, या विक्टिम ही विक्टिम है। मतलब एक उसका पूरा कंप्लीट ट्विस्ट आपके सामने आ जाता है। एंड आई से थैंक्स टू सोशल मीडिया एट द मोमेंट के फिर भी केसेस के ऊपर आवाज़ रेज की जाती है। और ये कोई आज की बात नहीं है, मैं आपसे 10 साल पुरानी बात करूं तो एक बच्ची कराची में ही उसके चेहरे पे एसिड गिरा दिया गया था और उसकी तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई देखी। उससे पहले अगर हम 20 साल पहले चले जाएं तो सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मगर केसेस तब भी हो रहे थे। अब जो एक बेतहाशा इजाफा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो हमारे कानूनदां हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इदारे हैं जिनका काम है कि इस चीज़ को
इंश्योर करें कि ऐसा हो, वो ज़रूर करना चाहिए। और सिर्फ ऐसा ही क्यों, गैरत आपकी उसी वक्त क्यों जाग रही होती है जिस वक्त वो अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, जिसका हक उसको इस्लाम देता है, उस वक्त क्यों नहीं जागती जब वो, आपने देखा होगा एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो जस्ट रिसेंटली वायरल हुई है जिसमें एक छोटी से बच्ची के साथ एक नाजेबा हरकत एक बंदा करता हुआ जा रहा है, वहां पर गैरत क्यों नहीं जागती, हमारी मजमूई गैरत क्यों नहीं जागती? मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस केस में भी हम लोग बुरा भला कहते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन वही आपके वाली बात, as long as we do not punish the culprits and punish them like accordingly, ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि लोगों को ये पता हो, वो इस चीज से थर्राएं और उन्हें इस चीज का खौफ हो। आप एक इंसानी जान की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी, इवन अगर खुदा न खास्ता किसी जानवर के साथ कोई ज्यादती हो रही हो तो तकलीफ होती है, आप किसी बिल्ली के बच्चे को देख लें तो तकलीफ होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन लाइफ। एंड ह्यूमन लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं है कि अगर उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, एंड आई थिंक ये तो हमारे सारे उलमा, तमाम स्कॉलर्स, हर बंदा इस बात पे अग्री करता है कि रिलीजियसली भी देखा जाए तो दे आर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोग बात कर रहे हैं, इफ यू वांट टू गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी इन द इवनिंग, इट डिपेंड्स ऑन कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं कि नहीं, जाहिर है उसी के बाद हम जाएंगे। लेकिन अगर एक शख्स को आप कहते हैं कि जबरदस्ती वहीं पे उसी खोंटे से बन जाओ जिसके साथ तुमने 24 घंटे रहना है, तुम्हें वो पसंद है या नहीं पसंद है, डजंट मैटर, हमारे ऑनर की बात है। और अगर वो लड़की मुखालिफत में जाके, जैसे एक केस अभी जो आप लोगों ने शेयर किया और हम लोगों ने भी उसको देखा कि वो 7 साल की शादी है, उन्होंने बाकायदा निकाह किया है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इट बिकेम द प्रॉब्लम ऑफ गैरत एंड मसाइल एंड प्रॉब्लम। सो दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू टॉक अबाउट and we really need to create more and more awareness and make sure कि ऐसे culprits को करार वाकई सजा मिले ताकि आने वाले दिनों में लोगों के लिए वो इबरत का निशान रहे। और हम अगले किसी प्रोग्राम में शायद ये डिस्कस कर रहे हों कि या ये सजा मिली है और लोगों के सामने एक मिसाल बनी है, बजाय इसके कि हम दोबारा खुदा न खास्ता किसी और बच्ची, किसी और खातून को अपनी जिंदगी गुजारने के हक पे या खिलखिलाने के हक पे या एक टिकटॉक वीडियो बनाने के हक पे कि ठीक है दे आर डूइंग समथिंग। और मैं आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स शुड नॉट बी विजिलेंट अबाउट देयर किड्स, 16-17 साल की बच्ची है, कुछ भी कर, दे शुड टेल देम, they should be friends with them, लेकिन going and literally murdering somebody, वो तो मेरा ख्याल है कि इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। और मेरा ख्याल है हमारी कंडेमनेशन उन लोगों को वापस नहीं ला सकती जिनकी जानें चली गई हैं, और इतने दिल दहला देने वाले इंसिडेंट्स हैं। तो एक कलेक्टिव एक पनिशमेंट जो है उसको श्योर करना, और उसके बाद एक अवेयरनेस, कलेक्टिव अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें सोशल मीडिया भी हो, जिसमें हमारे एजेंसीज भी हों, जिसमें हमारे मुख्तलिफ, और देखिए हर मीडियम जो है ना वो सुना जाता है, रेडियो भी सुना जाता है, टीवी भी देखा जाता है, सोशल मीडिया पे भी कोई ट्विटर पे ज्यादा बिजी है, कोई फेसबुक ज्यादा देखता है, कोई every platform should be utilized so that in every corner, far flung areas में भी उन लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जिसको म्यूचुअली डिस्कस किया जा सकता है, दैट्स गुड। एक केस जो अभी हमने देखा उसमें तो 7 साल की शादी के बाद बहाने से ले जाके उनको फायर करके उनके बच्चों के सामने मार दिया गया। आई मीन व्हाट एग्जांपल्स आर वी सेटिंग रियली, क्योंकि वो फैमिली, हाँ, और वो फैमिली, वो बच्चे जिन लोगों ने ये देखा है वो कितने ट्रॉमेटाइज्ड होंगे इस सारे सिनेरियो से। और अच्छा, इसमें सादिया में एक और पॉइंट भी, ये तो चूंकि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बट आई रियली वांट कि इस पे आप कमेंट करें कि हम जिस तरह के ये अपने तौर पे गैरत के नाम पे कत्ल करके एक अपना टेस्ट केस बनाकर दिखा रहे होते हैं, बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो बच्चे, जो लोग इस सारे सिनेरियो में एसोसिएटेड होते हैं, दे बिकेम द सेम पर्सन, वो इसी तरह की अपनी लेटर लाइफ में हरकतें करते हैं। और बहुत कम ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं या बच्चे होते हैं जो बाद में शायद उस चीज़ को कहते हैं हमने ऐसा नहीं बनना। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसे वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं। तो ये तो हम पूरी जनरेशंस को ऑनर किलिंग एक प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। दिस इज लाइक अ लीगल थिंग टू डू, राइट? हम इसको अपना राइट समझ के एक जनरेशन के अंदर चीज डाल रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, इन द बिगिनिंग व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो मैं बिल्कुल यही कह रही थी कि जो प्रेसिडेंट आप घर में सेट करते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन से शुरू होता है। और अगर उसके बाद अगर किसी बच्चे ने अपने बाप को, अपनी माँ को थप्पड़ मारते हुए देखा है तो वो ये समझता है कि इट्स ओके, he's a man, he can do this, and my mother is going to watch it and she's supposed to deal with it because वो बंदा है, ठीक है। Similarly, वो जो आप बात करी वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम केस है, and that trauma is not going anywhere
एनी टाइम, वो कभी भी नहीं जा रहा। बिकॉज अगर हम साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को सुने और जब वो बातें इस तरह की शेयर करते हैं, एक बच्चा आपको कॉन्स्टेंटली मिमिक करता है, ठीक है, वो आपको थ्रू आउट देख रहा है, आप उसका लर्निंग सोर्स हैं उस वक्त प्राइमरीली, ठीक है। और अगर आपने उसके सामने एक ऐसा काम किया है कि आपने मर्डर ही कर दिया है और गैरत के नाम पे किया है, एंड देन यू आर प्राउड ऑफ इट, देन ही थिंक्स इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। सो ओके फाइन, अगर कल को ऐसा, और ये जो आप कह रही है ना कि बिल्कुल मेजॉरिटी जो एग्जांपल्स ऐसी हैं कि वो ट्रॉमा जाता नहीं है, एंड इफ इट्स नॉट दिस वे इट्स सम अदर वे, दे डू हैव दोज साइकोलॉजिकल इश्यूज जो कॉन्स्टेंटली, जिस तरह हम लोग भी अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहते हैं, आप लोग भी बात करते हैं, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, बहुत सारे विक्टिम से भी बात करते हैं। द विक्टिम्स आर कॉन्स्टेंटली ऑफ दिस पॉइंट कि हाँ, अगर हमने कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा देखा है ऑफ एनी सॉर्ट फॉर दैट मैटर, क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, तो वो इन लेटर ईयर्स कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में नजर आता है, या कोई ना कोई उसका रिएक्शन हमारे बिहेवियर में जरूर नजर आता है। और बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजों के लिए फिर हम, ये तो नहीं होता कि हम थेरेपीज कर रहे हैं। द किड्स हु हैव सीन देयर पेरेंट्स बीइंग किल्ड इन फ्रंट ऑफ देम, आई डोंट थिंक हम उनकी थेरेपीज कर रहे हैं, और अगर करेंगे भी कुछ सेशंस के बाद, अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि वो मेक श्योर करे कि अब वो बच्चे इतने ट्रॉमेटिक उससे निकले हैं, तो who is going to take care of them? If somebody is taking care of them, how they are dealing with their trauma and how they are making them, you know, useful human beings of the society, कि वो वहां जाकर कल को उस चीज को एक रेपिटेटिव एक्शन में ना ले जाएं। हमें तो मोस्टली बच्चों का पता भी नहीं होगा कि वो हैं कहाँ पे, उनके ट्रॉमा को हम उनको ट्रॉमा को ट्रीट कहाँ करेंगे। हमने तो, हम ज़ैनब केस देख लें, हमने मोटरवे का जो वाकया है हम उसको अगर देख लें, इवन ये ऑनर किलिंग नहीं है, बट स्टिल दीज आर द केसेस जो हमारी सोसाइटी के अंदर इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और हम शाज़ेब, नूर मुकद्दम, ये सारे वो केसेस हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं और जो प्रूव्ड कि मुजरिम हैं, जिन पे जुर्म साबित हो गया है, वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं। मतलब हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें रुकेंगी या ये केसेस रुकेंगे? नहीं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्ट लाइक ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ ब्लू, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन सादिया, होप भी तो नहीं है। आई एम सो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट होप भी तो नहीं है। वी कांट सी एनी होप। Yes, of course we can't see any hope, because जब आपके पास repetitive ऐसे cases आएंगे तो naturally आप और मैं भी ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं घर बैठ के। होप तो वाकई नहीं है। So what we can do is, you are trying to do your show and we are talking about it. I'm here to discuss it, but is that all? No. That's the question. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, होप नहीं है। होप इसलिए नहीं है क्योंकि आफ्टर एवरी केस, अभी आपने नूर मुकद्दम का जिक्र किया, I happened to see her mother's interview. And trust me on that note, any human being, irrespective of the fact कि वो उसका background क्या है, उसकी education क्या है, वो किस cadre को belong करता है, आप रोए बगैर उठ नहीं सकते, आप पूरा इंटरव्यू देख नहीं सकते, ठीक है। सो ये वाला ट्रॉमा सिर्फ बच्चों का नहीं है, सबका है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आई हैव नो आइडिया। ही इज स्टिल देयर, ही इज अपीलिंग। अगर हम जाहिर जाफर की बात करें, ही इज स्टिल अपीलिंग। सो आई थिंक माई हम्बल रिक्वेस्ट to the institution is that justice delayed is justice denied. That's how it is. हमारे इंस्टीट्यूशंस जब सजा देते हैं और जब तक वो एग्जाम्पल बनती है, तब तक लोगों के जहनों से वो केस महव तो नहीं होता, मैं कहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अजियत और तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और उसी टाइम पीरियड में इन 4 सालों में मजीद 400 केसेस हो गए। सपोज हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें, तो वी आर एक्चुअली हैविंग 400 पीपल, families who are suffering from this trauma, and there is no way out. Absolutely. So yes, of course, it's unfortunately, हम morning show में इस पे बात कर रहे हैं, it is a hopeless situation in that context. We really need to have a collective effort. Awareness की हमने बात की, and again आपके platform से I would request, if any of the drama fraternity people are watching me, kindly do make such shows. We do need to speak to our kids. बहुत देखा जाता है। और यहाँ हमारे जो छोटे छोटे वेब सीरीज लोग बनाते हैं, बहुत देखा जाता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसी जगह बैठे होंगे तभी आप अवेयरनेस करेंगे। अवेयरनेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास अपना प्लेटफॉर्म है। Are you using it wisely, or is it just mere scrolling? So if you can use it wisely and make those tiny series, because अभी आप थोड़ी देर पहले child psychology की बात कर रही थी, if we are actually taking these issues, they do affect people के। हाँ ठीक है, ये ना इस तरह से हो रहा है। I'm glad कि सादिया इस हवाले से बात करें। सादिया, थैंक यू सो मच। मेरा वक्त
ख़त्म हुआ, बट आई होप कि हम इन चीज़ों पे बार बार बात करें जिस पे बात करनी चाहिए, एंड इट्स द नीड ऑफ आर कि हम इस तरह के केसेस के ऊपर अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंस्टीट्यूशंस जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सजाएँ दें, एक जो कहने मिसाल कायम करें, तभी हम बहुत सारी चीज़ों को अभी स्टार्ट करेंगे तो कहीं जाके चीज़ें रुकेंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। किचन के अंदर शेफ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद है और इनका पास्ता रेडी हो गया है ना? बिल्कुल हो गया रेडी। जी हाँ जी, हमारा पास्ता कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि ये सेम मैरिनेशन हम स्टेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो वाइट सॉस बनाई थी ये वाइट सॉस हम स्टेक के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टेक के लिए जो वेजी हमने इस्तेमाल करनी है वो हम इन वेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मशरूम ऐड कर सकते हैं, इसी का जो है ना हम क्यूब काट के या किसी भी स्टाइल में आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं वो आप करके आपकी ये स्टेक भी तैयार है। बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन। आप पास्ता भी बना सकते हैं, स्टेक भी बना सकते हैं। Yes. एक शो में 2 रेसिपीज। गुड। yes, अच्छा जी, और पास्ता के ऊपर आपने ड्रेस प्रेजेंटेशन। यस, ये फाइनल है। फाइनल प्रेजेंटेशन में ऑलिव्स रखे हैं, ग्रिल्ड चिकन जो उन्होंने पैन में किया था उसको प्रेजेंट किया है, राइट? यस, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शेफ नदीम चीमा कि आप तशरीफ लाए और इतनी अच्छी रेसिपी आपने बताई जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब आपको बलूचिस्तान के साहिल से जुड़ी एक खामोश झील की सैर करवाते हैं। म्यानीर आज दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही है। कुदरती मैंग्रोव्स के जंगलात हो, नायाब मरजान वाला इलाका हो, ये वो जगह है जिसे रामसर साइट और महफूज जंगलात करार दिया जा चुका है और अब इसे मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा भी मिल गया। इससे पहले चरना आइलैंड को मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का दर्जा दिया जा चुका है और इस वक्त इस लगून के हवाले से, जो कि कराची से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है, इस कुदरती लगून को जानवरों और पौधों की हैरत अंगेज़ इकसाम का भी ये मस्कन है और माहिरीन कह रहे हैं कि ये फैसला ना सिर्फ जो हयाती तनू है उसकी बका में मददगार साबित होगा, बल्कि मकामी आबादियों के लिए जो रोज़गार है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है, उसके लिए भी एक नई राहें हमवार करेगा। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। शरीफुद्दीन बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर हैं वाइल्ड लाइफ बलोचिस्तान के, उनको हम खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच शरीफुद्दीन बलोच साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। कराची से जो 90 किलोमीटर दूर जिस जगह का हम जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि चरना आइलैंड हो या दीगर जगह हो, वो बड़ी खूबसूरत रही हैं और उनको मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा भी मिला है और लोग वहाँ पे जाते भी हैं। ये ज़रा हम इस जगह का थोड़ा सा आइडिया दें कैसी है और इसमें जिन जगहों की और जिन पौधों और जानवरों के इकसाम का मस्कन हम कह रहे हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शर्मिला हसन साहबा। और आपके चैनल का भी एक इम्पोर्टेंट इशू पे आप लोगों ने बलूचिस्तान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया। बिल्कुल, इसमें हमेशा ये तो हमारा मैंडेट है कि जितनी भी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है हमारे पाकिस्तान के, वो स्पेशली हम बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो जब से हम आए हैं, ये हमारा महकमा बना हुआ है बलूचिस्तान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। अभी 2021 में फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट बना बलूचिस्तान में। मैं एज अ शरीफुद्दीन बलोच, जैसे कि आपने बता दिया, चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ, इस टाइम इस डिपार्टमेंट को ऐड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान अगर हम देखते हैं कि ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह जो वाइल्ड लाइफ है या नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है बलूचिस्तान को। अगर आपने कोस्टल बेल्ट की बात की, स्टार्टिंग फ्रॉम जीवनी ईरानी बॉर्डर से लेकर सिंध तक, तो ये तकरीबन 800 प्लस किलोमीटर का एरिया है और इसमें बहुत बायोडाइवर्सिटी है। जैसे आपने बता दिया, इसी पे जो है 5 रामसर साइट्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के एरियाज है वो नोटिफाइड है। और साथ साथ मैं बात करूंगा, सबसे पहला जो पाकिस्तान का मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वो बलूचिस्तान इसमें लीड ले चुका है। और 15 जून 2017 को हमने अस्तोला, जिसको बलूची जुबान में अफ्तलार द माउंटेन द हिल्स ऑफ 7 रिजेस उसको नाम दिया गया है, तो उसको हमने नोटिफाई किया। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। उसमें अगर मेरीन लाइफ की बात करते हैं, ग्रीन टर्टल्स हो, कोरल्स के कुछ पैचेस हो और माइग्रेटरी बर्ड्स की, वो काफ़ी तादाद में वहाँ पे आते हैं। तो वो एक मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया 2017 में डिक्लेयर हो चुका है और इसमें आयुसेन की मेहरबानी, उन्होंने उनका मैनेजमेंट प्लान लिखा और साथ ही पिछले 1-2 महीने पहले वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने हैंड ओवर भी कर दिया। इंशाल्लाह उसकी अभी
इम्प्लीमेंटेशन पे हम काम कर रहे हैं। फिर दूसरा हमने चुना 24 सितंबर 2024 को हमने उसको नोटिफाई किया, वो सेकंड मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। और अभी 29 जुलाई को हमने पेश किया, जो मियानी और की आपने बात की, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेगून है जिसमें बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी तादाद में हैं, वहाँ कम्युनिटीज़ भी रहते हैं। उसको शुरू करने से पहले हमने कम्युनिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया। ये 2019 से हमने ये सिलसिला शुरू किया, क्योंकि लाइवलीहुड मोस्टली वहाँ सराउंडिंग जितने भी फिशरमैन कम्युनिटी है, उनकी लाइवलीहुड इसी पे डिपेंडेंट है। और ये जो वहाँ पे अहम जो है मैंग्रोव्स के, हमारे तिमर के जंगलात है, 3 स्पीशीज उसमें नेचुरली पाए जाते हैं। उस पे हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी काम भी कर रही है और काफ़ी हद तक इसका एरिया इंक्रीज़ हो चुका है। और ये नर्सरीज़ है श्रिम्प्स की और बहुत से फिशेज़ के, जो वहाँ पे आप समझे उनकी एक नर्सरी के तौर पर काम करती है। इसमें क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान पार्टी है बहुत से कन्वेंशंस की, जिस तरह सीडीबी है, तो सीबीडी में भी यही है कि उसमें हम पार्टी हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हर मुल्क ने बाई 2030 अपना 30% टेरेस्ट्रियल कोस्ट मैरीन का उन्होंने रिजिम में लाना है, प्रोटेक्टेड एरियाज का। इसमें हम बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह लीड ले चुके हैं और 3 स्टेम और बहुत जल्द जो ही मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें कैबिनेट के मिलते हैं तो म्यानी और का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो वो भी इस रिजिम में शामिल होगा। बलूचिस्तान का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 2014 उसके तहत एक एमपीए बन जाएगा। जी मैडम। ठीक है। अच्छा शरीफुद्दीन साहब, मैं इस फैसले के हवाले से तो ज़ाहिर है आपने कहा कि आप मीटिंग के बाद हमें ज़्यादा भी बेहतर पता चल सकता है, लेकिन हमने देखा है माजी के अंदर भी कि जिस साहिली पट्टी का हम जिक्र करें, इससे पहले भी यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जो कि विद टाइम डेवलप हुई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इसमें कम्युनिटीज़ को तो ऑन बोर्ड कर रहे हैं, जब लोगों की एक्सेस होती है तो ये इलाके जो हैं वो कहीं ना कहीं रिस्क पर भी आते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर, जिसमें मैं चन्ना आइलैंड का भी जिक्र करूँगी, एस्ट्रोला का भी जिक्र करूँगी, जिसका आपने भी जिक्र किया कि वहाँ पे जब लोगों की एक्सेस हुई तो वहाँ पे इलाके रिस्क पे आए और जो इर्द गिर्द की कम्युनिटीज़ थी उनको भी इस पे रिजर्वेशंस रही हैं। इस बात को मेक श्योर करना कि ये जो नेचुरल हैबिटेट है या खूबसूरती है इसको मेंटेन किया जाए। अगर लोग आ रहे हैं तो दे शुड नो कि हमने इसको सही रखना है और सही तरीके से मैनेज करना है। ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? जी जी मैडम, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। यही था, ये इन इलाकों में पहले भी लोग आते जाते थे इसी तरह, क्योंकि आपने बता दिया 90 किलोमीटर नियरनेस टू कराची है। इसके अलावा काफ़ी आबादी इर्द गिर्द भी रहती है और बलूचिस्तान से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये अनमैनेज्ड या उस तरह थे, तो इस रिजिम में लाने के बाद बिल्कुल हमने जो नोटिफिकेशन में इसमें इको टूरिज्म को हमने बिल्कुल एक पार्ट रखा है, क्योंकि इको टूरिज्म के बगैर भी हम इन चीज़ों को उस तरह नहीं चला सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन के बाद अभी जो मैनेजमेंट प्लान अस्तोला का आ चुका है, और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा इस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, इन्होंने रिसेंटली एसएनई में मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए पोस्टें क्रिएट किए हैं। एक खास 18 ग्रेड का ऑफिसर होगा जो बेस्ड होगा लसबेला में, वो होगा डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। अभी जो भी इनकी मैनेजमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर बैठा हुआ वो उसकी जिम्मेदारी है, तो उसके अपने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स है तो और भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और दूसरे मैटर्स। तो उस हिसाब से वो उनका तवज्जो या इस तरह वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो अभी इंशाल्लाह ये पोस्ट जब आ जाएगा, बंदा पोस्ट होगा, उसका काम ही जो हमने नोटिफिकेशंस किए हैं, जो इसमें जो जो चीज़ें करने हैं, जो ना करने हैं, और इसको एज पर द बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ एक्ट जो हमने चलाना है विद द हेल्प विद द कोऑर्डिनेशन कम्युनिटीज, तो उस तरह हम इंशाल्लाह चला पाएंगे। ठीक है। स्तोला का मैनेजमेंट प्लान आ चुका है, इस पे हमने इंटरनेशनल मीटिंग्स भी की है, इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम होगा। चुरना का भी इसी तरह शुरू होगा और जो ही म्यानी और का होगा उस पे भी हम जाएंगे और सस्टेनेबली इसको मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाएंगे। ज़बरदस्त। चलिए, थैंक यू वेरी मच शरीफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया, इस हवाले से बताया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है और एक तारीखी अदालती फैसले की हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान में जी ख़वातीन की जो आइनी कोशिशें हैं, जद्दोजहद है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट संग मील कह लें तो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जी वाज़ेह पैगाम दिया है कि पेंशन जो है वो खैरात नहीं है बल्कि बेटियों का हक है, चाहे वो शादीशुदा हो या डिवोर्स्ड हो। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने 10 सफ़ात पे मुश्तमिल एक अपने फ़ैसले में सिर्फ एक बेटी को हक तो दिलवाया ही है, लेकिन इस जो माशरे में एक सोच है, फरसूदा सोच जिसे हम कहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया है कि औरत का हक अपनी जगह पे मौजूद है, सिर्फ उसकी माली ज़रूरियात के मामले को भी लेकर। इस कानूनी हक को जी रिश्तों की हैसियत से जहाँ मशरूत कर देते हैं कि अगर बेटी की शादी हो गई है या वो डिवोर्स्ड है तो किसी चीज़ पे हक नहीं है। इवन हम तो जो बेटियां घरों में होती हैं उनको भी उनका हक देने से गुरेज करते हैं। तो इस सारे फैसले का जो एस्पेक्ट है वो कितना अच्छा है सोशली, और इस पे हम बात करेंगे। बैरिस्टर अमृत अहमद हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अमृत, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हम जिस फैसले का जिक्र करें, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए भी एलेबोरेट करें कि पहले क्या सिचुएशन थी और अब इस फैसले के बाद क्या हुई है। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेटली जैसे आपने अपने आप बताया और इसका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट, आप ये कह लें, प्राइम एग्जांपल्स। और अब हिस्ट्री में हम पहली दफ़ा ऐसे देखते हैं कि अब इन चीज़ों के ऊपर कवानीन बनना शुरू हो गए हैं। हाल ही में ही हमने देखा था कि पासपोर्ट में भी उन्होंने ये चीज़ कह दी थी कि अब खाली बाप का नहीं बल्कि माँ का नाम भी होगा। तो आई बिलीव कि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुरिसडिक्शंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था कि पेंशन्स पे इख्तियार नहीं था, लेकिन नॉनदलेस ये ज़रूर था कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी अब्बा की जॉब थी या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे इवेंचुअली वो एक समझा जाता था कि एक मेल लेबर टास्क होगा और एक बंदा ही उसको कैरी आउट करेगा, उस पे अब उन्होंने ऐसे कर दिया हुआ है कि अब एक बेटी का भी हक उन्होंने दे दिया हुआ है, जो कि एक बहुत बहुत अच्छा प्राइम एग्जाम्पल है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि फेमिनिस्ट की हम बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, या हम ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें या कवानीन नहीं बन रहे, ये एक बात बहुत बड़ी एक आप इन सेल्फ एक एग्जांपल सेट हुआ कि कवानीन भी बन रहे हैं और उन पे काम भी हो रहा है। अच्छा अमित, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जैसे आपने पासपोर्ट से रिलेटेड बात की, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, हम इवन निकाह नामे की बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो विद टाइम लोगों को शायद अब अवेयरनेस आई है, लेकिन इस सारी चीज़ में भी आई बिलीव के इम्प्लीमेंटेशन और लोगों को इस बात पे जो हमारी सोसाइटी की सोच है उसको भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। इस सारे बिल्कुल डेफिनेटली। अर्मिला, देखें आप, ये एक इन इटसेल्फ जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जब कवानीन बनते हैं तो सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए बनते हैं। आज से अगर हम पीछे 20-30 साल चले जाएं पहले, तो मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी में इतनी चीज़ें थी कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते, नारेबाजी भी निकलती, लोग एहतजाज भी करते। हमारी कुछ ख़ास कम्युनिटी के कुछ ऐसे इदारे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ मौलवी ऐसे हजरात बैठे हुए हैं जिनको सख्त नाराज़गी और नागवार बातें ये लगनी थी। लेकिन अब आप देखिए सब चीज़ों ने स्टेप डाउन किया है। अगर उन चीज़ों की एक्सेप्टेंस आ गई है तो उसका मतलब है हमारे लोगों में भी एक्सेप्टेंस आ गई है, और इस चीज़ को बजाय कि नेगेटिवली देखा जाता है पॉजिटिवली देखा जाता है। तो आई थिंक चेंजेस आर बीइंग डन एंड दे आर वेरी पॉजिटिव चेंजेस ओवरऑल। अच्छा, अब इसमें जो पेंशन का एक मामला होता है, हमने देखा है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद या तो उनकी वाइफ को मिलता है या फिर वाइफ के बाद बच्चों को कहीं ना कहीं मुंतकिल होता है। लेकिन अब जो बेटी का इसमें हुआ है कि उसको भी अगर वो डिवोर्स्ड है तब भी, तो डिवोर्स्ड बेटी के हवाले से भी हमने बहुत दफ़ा अमृत ये बात सुनी भी है और देखी भी है कि उसको तो उसका बेसिक राइट भी नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए डू यू थिंक कि कुछ चैलेंजेस रहेंगे हमें? अच्छा अर्मिला, देखें दो चीज़ें हैं। जब हम डिवोर्स की बात करते हैं ना तो उसमें एक आता है डिवोर्स और एक आता है खुला। ठीक है। जब हम डिवोर्स की बात करते हैं तो देखें डिवोर्स में तो अगर आप ये बात करते हैं कि शरई लिहाज से अगर बीवी की बात की जाए कि मतलब जब वो एक्स वाइफ अब हो गई है ऑब्वियसली, तो आपने उसका जो हक महर है वो आपने उसको देना है। जो उसकी चीज़ें हैं, जो उसने सब चीज़ें आपको दी हुई हैं, वो तो आपने तब भी देनी है, और अगर वो खुला लेती है तब भी देनी है। लेकिन हाँ, महर की एक चीज़ है जो आप फोरगो नहीं करते हो लेकिन आपने देना होता है। अदर देन दैट
डेफिनेटली अगर आप ये देखें तो मुझे लगता है ये एक इतनी बड़ी मैं इसको इस तरह बात करूँगी, एक प्रोटेक्शन के तौर पे सामने चीज़ आई है कि जहाँ पे हमें ये लगता है कि औरतों को उस तरह प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, वो शायद बाप जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे अपने बच्चों के लिए उस तरह नई चीज़ें कर पाए, स्पेशली उन बेटियों के लिए जिनको बाद में ये ताने भी सुनने पड़ते हैं कि अब तो तुम्हारा बाप पीछे नहीं बैठा हुआ, तुम्हारी कौन देखभाल करेगा। तो आप देखें इन इट सेल्फ उनके लिए ये कितनी बड़ी एडवांटेजियस चीज़ है। और फिर आपको ये भी इस बात का मालूम खूब अच्छे तरीके से होगा कि हमारी सोसाइटी में जनरली जब बाप ने शादी कर दी बेटी की और उसके बाद बाप की डेथ हो गई है तो भाई भी भाई नहीं रहते हैं, थिंग्स ऑलवेज चेंज। तो फिर नेचुरली ये एक एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे आई है और मुझे लगता है कि ये औरतों को राइट्स बहुत सेफ गार्ड कर रही है, विच इज़ इन इट सेल्फ अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन जहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात रही है, देखें अभी तो कानून आया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन होगी, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस वजह से इसकी बालादस्ती होगी ही होगी। हाँ, लेकिन आई एग्री कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो इसमें मार्जिन कम है कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, बट एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ज़ाहिर कवानीन आते हैं और इवन पासपोर्ट से रिलेटेड भी जब आपने बात की, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा एज अ सोसाइटी बिहेवियर है ना, दैट्स द मेजर फैक्टर। एंड आई थिंक हमारे पास कोई ऐसे अमृत केसेस हैं जिसमें हमने ये चीज़ एग्जांपल सेट की हो इससे पहले जो भी कवानीन पास हुए हैं, क्या डू वी हैव एग्जांपल्स जिसको हम एज ए टेस्ट एग्जांपल प्रेजेंट कर सकें? देखिए अर्मिला, जो हमारे पास माजी में अगर हम एग्जांपल्स के ऊपर बात करें तो देखिए जैसे जब आपका एक्ट आया था, मैं अभी एक बेसिक बात करती हूँ, वर्क प्लेस वुमेन हरासमेंट एक्ट है, ठीक है, 2019 का। इसमें कुछ ऐसी शिकें हैं जो कुछ कंपनीज़ के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सिंस आई एम ऑल्सो वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितनी मल्टीनेशनल्स के साथ बैठी हूँ, ये आप यकीन करें ये क्लॉजेस उन्होंने इंसर्ट भी किए हुए हैं। और जहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अब उन कंपनीज़ के नाम नहीं ले सकती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट वो एक आपका प्रिविलेज होता है जो आपका क्लाइंट होता है, लेकिन उसमें कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने उनको वायलेट किया था। अच्छा। और उसके बाद लेकिन क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई थी कि अगर हम लोग इस शिक में इस हरासमेंट एक्ट के अंदर वायलेट करेंगे तो उनकी अपनी ADR के वहाँ पे बेसिकली सेटलमेंट्स होती हैं और उन्होंने अपनी एक जगह बनाई होती है कॉर्पोरेट सेक्टर की, वहाँ पे जाके आप पहले रिजॉल्व करें। अगर वहाँ से रिजॉल्व नहीं हो रहा, चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे बैठता है, अगर वो नहीं रिजॉल्व हो रहा तो फिर आप इसको कोर्ट में परस्यू करें। अच्छा। और वो परस्यू हुई है और आप यकीन करें हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव तक सेट हो गई थी, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनीज होती हैं इनको अपने नाम का बहुत डर होता है। हाउएवर जो छोटी वर्क प्लेसेस होती हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा आप ये कह लें कि उनको अपनी ना तो इतनी इमेज का ख्याल होता है, वो कहते हैं ये जाएगी तो कोई और काम करने आ जाएगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, वहाँ पे अभी भी हमें ये इन्फोर्स करने की ज़रूरत है और उसको रेगुलसली करने की ज़रूरत है। लाइक वाइज जब हम पेंशन्स की बात करते हैं तो जो बहुत बड़े इदारे हैं वो तो उसकी बालादस्ती करेंगे, लेकिन जो छोटे लेवल पे हैं वहाँ पे हमें इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा। और इस पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए वही बात है कि जो हरासमेंट वाला इशू है। अच्छा अमृत, ये आपने भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि जो जिस एक्ट का आप जिक्र कर रही है हरासमेंट वाला, इस पे जिन कंपनीज का, वो तो चंद गिनी चुनी कंपनीज होंगे आई एम श्योर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हरासमेंट रिलेटेड इश्यूज है, डू यू थिंक कि जो खवातीन काम कर रही हैं उनको भी इस बात की रियलाइजेशन है कि दे कैन रिपोर्ट और उस पर ही एक्शन हो सकता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वेमेन आर वेरी रिलक्टेंट। अर्मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अब मेरी जितनी खवातीन से बात हुई है इस प्रोफेशन में, majority of them, and I'm so proud to see them, they know so much about it. It's not that कि they're not lawyers so they don't know about it. उनको पता है, बल्कि वो एट टाइम्स मुझे बता रही होती हैं और ये बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि देखो आप एक दूसरे से सीखते हो। सो टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की कि क्या वो रिलक्टेंट होती हैं। हाँ, वो होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे घरों में ना अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आई है, और हमारे ऑफिस अफेयर्स में भी अगर खुदा न खास्ता कोई लड़की कहती है कि इस लड़के ने मेरे से बदतमीज़ी की है या इसने मुझे ऐसी एडवांसमेंट की है जिसको मैं अप्रूव नहीं कर रही हूँ, तो वो किया जाएगा कि तुम्हें क्यों की, तुम्हारे साथ कोई ना कोई मसला होगा, तुमने कोई दिया होगा। अच्छा, बाकी लड़कियों के साथ तो ऐसा नहीं होगा। वो कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी प्ले करना आता है ना, कुछ लड़कियां जो अपने काम से काम रखती हैं लेकिन थोड़ी डाडी होती हैं, उनके बारे में फिर एक फतवा जारी हो जाता है। उसके बाद एंड इवन इफ़ यू बीइंग नाइस टू देम, अगर आप अच्छे भी बहुत होते हो, अगले को लगता है अच्छा चलो बस इतनी सी बात थी, चलो यार हम इस तरह कर लेते हैं। फिर अगर आप घरों तक ये बात करते हो, अगर आप काम ना करो तो प्रॉब्लम, और अगर आप काम करते हो तो सबसे बड़ा ये इशू आता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है आपके जॉब छोड़ो, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, दूसरे के साथ नहीं हुआ तो ज़रूर तुम्हारे साथ ही कोई इशू होगा।
आई थिंक कि कानून से ज़्यादा ना हमें हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि ये मामला, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अर्मिला, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आप इंग्लैंड जाएं, अब इंटरनेशनली हर जगह ये चीज़ें होती और हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पे हरासमेंट पे एटलीस्ट ये पता है कि वहाँ सजाएं मिलेंगी, सजाएं मिलेंगी, वहाँ पे इस बात को मेक श्योर किया जाता है कि अगर आपको वर्क प्लेस पे हरास कर रहा है, इवन आपको पब्लिक प्लेस पे हरास कर रहा है, he get punished for that. और पता है पनिशमेंट्स भी इस तरह की होती हैं कि अगर मिसाल के तौर पे, आई टेल यू, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी वाज वर्किंग इन वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज इन दुबई। अब दुबई में औरतों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ठीक है। तो एक इंडियन बंदा था और उसने, क्योंकि वो ऑब्वियसली मेरी दोस्त है, शी इज़ बीन लिविंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसने उससे कोई स्टूपिड सी बात कर दी, तो उसने जाके वहाँ पे कंप्लेन कर दी। उन्होंने जो उसकी, इट वाज अ वेरी वेरी रिनाउंड कंपनी डमैक के नाम से, उन्होंने उसको पूरे डमैक के अंदर बैन कर दिया। उन्होंने कहा तुमने जाना है, तुम दूसरी रियल एस्टेट्स में काम ढूंढो, तुम हमारे यहाँ पे काम नहीं करोगे। देखिए अब एक छोटी सी बात है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने उसको निकाल दिया। ये उससे सबसे बड़ी सज़ा मिल गई है। ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही काम से कर दिया, देखो उस ग्रुप से नहीं करेगा, ये उसके लिए सारी जिंदगी के लिए ना एक लेसन काफ़ी है। और अगली बार वो ये हरकत करेगा तो उसे पता होगा मेरे साथ होगा क्या। देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं, जब लोग कहते हैं कि जी अच्छा सजाएं दें, सजाएं देने से भी कौन सा फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। डिफरेंस इसी से आती है। आपके रिलीजन में ये चीज़ है कि एन आई फॉर एन आई, अगर आप ये चीज़ करोगे तभी लोगों को इस बात का शऊर होगा कि हमने इस चीज़ को हमने रोकना है। हम लोगों का मसला ये है, हमारे पास सारे सबूत होते हैं, विटनेसेस होते हैं, सब कुछ होती हैं, फर्स्ट हैंड इंस्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्शन नहीं लिए जाते। क्यों? ताल्लुकदारी निकल आती है, पैसा खिला दिया जाता है, और फिर हम ये कहते हैं कि जी हमारे मुआशरे में तो जी दूसरा जेंडर करप्ट है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये इतनी हार्श रियलिटी है ना कि अर्मिला, आप जितना इसके ऊपर बात कर लें, आपको इस बात का दुख होता है कि इतनी बात करने के बावजूद इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। और वही बात है कि हमें लॉज और इन सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट चेंज करना है एज अ सोसाइटी, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। थैंक यू वेरी मच अमृत, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। अमृत अहमद हमारे साथ मौजूद थी, माहिर कानून से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसे माउंटेनियर से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी गैर मामूली महारत, अज़्म और एल्पाइन स्टाइल को पैमाई के फ़लसफ़े के ज़रिए दुनिया भर में शोहरत हासिल की है। डेविड, जो कि एक नुमाया जर्मन माउंटेनियर है, और उनके हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी का शुमार उन चंद को पैमाओं में होता है जो ख़तरनाक पहाड़ों को भी बग़ैर इजाफी ऑक्सीजन, फिक्स्ड रस्सियों और हेल्पर्स के सर करने को तरजीह देते हैं। और हाल ही में उन्होंने नांगा पर्वत, जो कि 8126 मीटर बुलंद है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जो पहाड़ी चेहरा है, रुपल फेस, उसको अबूर किया और फिर इस पहाड़ से पैराग्लाइड के ज़रिए नीचे उतरने वाले पहले इंसान बने, जो कि एक बहुत गैर मामूली कारनामा है। डेविड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डेविड फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस एंड फीलिंग एंड व्हाट felt you when you did this adventure, and what inspired you to return to this mountain for the 5th time? Yes, so I was there the 5th time on this side of the mountain of the Rupal phase of Nanga Parbat. And this time I really wanted to fly down with the paraglider from as high as possible, because it's really, the moment it works, it's magic. And the special moment was for sure first to arrive on the summit, because when you know you don't have to go any step further, it's really, you're so relieved, you're so happy, but you know you have to get down off the mountain, so it's not halftime. Or it's not like you're not celebrating, it's halftime. So you have a huge amount, the most dangerous part in front of you, to get back down. And here, to have the help of the paraglider to be able to fly down is just incredible when it works. Everything has to be right. The wind, the direction of the wind, the terrain, where I start, where I land. And on Nanga Parbat this year, everything was perfect. So at 7,700 meters, I could unpack my wing. It's a small package I have in my backpack. And then you launch up there, you take off. My two friends, they helped me.
and because they went down with the skis, which is also never done before. It's a huge feat as well to go down the Rupal side with skis. And I launched my wing, and then the first moments it's really was quite tricky because it was still gusty wind. So once I was in the air, flying along first the Diamir side and then passing over the Montseno Col to the Rupal side, it was unbelievable. It was already late in the evening, and I could enjoy the sunset from up there. I mean, from up there, you almost can look to Islamabad, because it's Nanga Parbat is such a special mountain because it's so isolated and huge above everything else around. So then after 35 minutes, I landed in the base camp where our cook and kitchen boy was waiting for us, and they were quite surprised that I was coming out of the air, landing there. So and I was in the green meadows of Latabo at the base of the Rupal face at 3,600 meters, which is so low. So this was really a magic moment. Definitely, it should be a magical moment for all of us. In the recent past, we have seen that many other foreign climbers also have expressed interest in descending Nanga Parbat by parachute. But at that time, the concerned authorities in Pakistan did not legally allow it. So how did you manage that? Yes, I mean, the safety is that you need to have the experience. You know, it's not that I fly. I started flying when I was 70 years old, so it's something I did. I trained. It's not that I'm, without the experience, I never would do something like this. So the experience you need always to have for these kind of challenges. And I was there, like I said, it was my 5th attempt, and the authorities knew that I was, trying to. I have my wing there with me, and the thing is that the Nanga Parbat is not in the border area, so you don't. It was not in this very risky part. It's not on the Baltoro up there where the other 8,000 meter peaks are. So, and then the good thing is also there, the landing is really nice and easy. It's a huge field, which is the tricky part is always the takeoff and the landing when you fly. So this made it relatively, it's always relative when we do things in the mountains, safe. Okay, David, there is a long history of German mountaineering connected to Nanga Parbat. It's the same mountain that is often referred to as the graveyard of Germans. Are you aware of this historical fact, and how do you feel knowing that so many German climbers attempted to summit Nanga Parbat for the very first time? Now, not only have you have climbed it, but you have also returned to the base camp swiftly and uniquely by parachute. What does that mean to you? Yes, of course, Nanga Parbat is the German mountain in the way that so many German expeditions in the beginning were there, tried to climb it. I mean, all 8,000 meter peaks have like a nation in that sense associated to where in the old days nations really sponsored and tried to climb these mountains, and Nanga Parbat has such a insane long history of dramas and successes as well, and I would say it's the second most famous mountain after Everest in Germany. And also I know a lot of and feel inspired by the history of it, and that also was one reason why I felt this kind of attraction to it to climb it. So for me now to be also write a small tiny chapter in that regard feels great, and it's just shows that it's not really for me. Kill a mountain is the wrong phrase, because the mountain itself, it's not what kills. It's us who go there who kill themselves. So in that sense, for me, it's one of the most beautiful mountains
in the world, and for sure I hope even one day to at least go around it or go back to it. लवली ओके जैसे हमने आपको पहले भी बताया था और अभी डेविड से भी बात करें कि पहाड़ों को जर्मन्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। उसकी एक ताज़ा मिसाल एक बार फिर सामने आई है जब ओलंपिक चैम्पियन लॉरा डेलमिर शुमाली पाकिस्तान के इन पहाड़ों में जान की बाजी हार गई, जिनके हवाले से जो 2018 की विंटर ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। हाल ही में जो लैला पीक है उस पर कोपेमाई के दौरान चट्टानें गिरने की जद में आई। 5700 मीटर की बुलंदी पर वो ज़ख्मी हालत में कई घंटों तक फंसी रहीं, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से रेस्क्यू मुमकिन नहीं हुआ और बिलाखिर उनकी मौत की तस्दीक हो गई। ये हादसा इस बात की भी याद दिलाता है कि पहाड़ जितने मर्जी खूबसूरत हों इतने ही जानलेवा भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पर गैर मुल्की कोपेमाओं की बात करें जिसमें जर्मन शहरी जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सिंस डेविड इज़ विद अस, डेविड यू हैव द रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू डू दिस विच इज़ रियली impressive, but I would like to ask you, during your parachute descent, which was truly amazing, how did you manage to handle the camera in the air? Do you have any photography experience that helped you with that? Yeah, I mean, nowadays we have the technology that is possible. It's a small 360-degree camera, and it's on a selfie stick, and I hold it on my hand. So that's how I can capture these moments. And again, of course, it's something which I learned over many expeditions, and it's also part of me being a professional athlete that I have, of course, to document and provide these footage. Okay, David, there's something I really want to ask about. In Pakistan, we do have great mountains in our region, but when it comes to, general public, they don't know really about the mountains, just not the way you do. So please tell us about your personal interest in Pakistan's mountains. You have returned again and again, which draws you back. Tell your audience about your passion and also highlight why these mountains are so important. For me, the mountains in Pakistan are so unique. They are so special, and I will come back many times. Hopefully, it's so unique. It's so different compared, for example, to the mountains in Nepal or to other places like here in the Alps, because the difference is so impressive. You come from so low, and then you see suddenly mountains like a Nanga Parbat, like a 8,000 meter peak rising up there to the skies, and also the people in all these areas I've been, they're just so friendly. It's the potential for me which the northern areas have, the mountains, the nature there is immense, and I always hope that at one point it gets really also way more explored by Western tourists because it's so unique and beautiful to me. But what really makes me happy nowadays that over all the years I come, the increase in domestic tourism is amazing to see. And this year when we were in base camp, there were coming trekking groups from people from Lahore, from Islamabad, from Karachi, and they come there, drive with their motorcycles up, and then trek to base camp and explore these places. And that makes me really happy that more and more people come there and experience the mountains I love so much. That's amazing. So David, you are part of global community of mountaineers from all around the world who are especially interested in this region, particularly in Pakistan. So when fellow mountaineers come to you and ask you about your experience here, what do you tell them about your time in Pakistan? That you will experience a very raw and unique mountain environment which challenges you, but it's why we go there, and that you encounter only friendly people, open people who welcome foreigners, and they love to share like their life with you there. And so I really can only encourage everybody to go there and experience these mountains.
Lovely. So, David, we often believe that only people with a certain level of, madness go for such adventures in climbing like Everest, K2 or Nanga Parbat, and then coming back in a very unique way, like flying down through a parachute. So, tell us about that madness and how important is that kind of passion or obsession when it comes to achieving mountain-related goals, right? You're right. We need a little bit maybe of madness to go again there, but it needs to be a controlled and good madness. And the thing with mountaineering compared to any other sport is that the consequences are huge, because in the end, if you make one mistake, you can pay with your life and you will be up there forever. So it's not that you only will lose a game or or don't get a point in a match. And so these consequences require that you are very slowly progressing and that you be really reflective of what your mistakes are, how you go to these mountains. So you need to have this curiosity to always push a little bit further, but at the same time, you need to be aware of the consequences and only go in these very tiny micro steps and learn. And there I'm really grateful to see that more and more also Pakistani climbers come to the 8,000 meter peaks. They set very good examples like Sirbaz Khan, and to really do this in a very, very measured way and show that this is, at least in my perspective, the way how mountaineering should be done. So, as you mentioned, security is essential for climbing these kind of mountains. We also know that many of our Pakistani climbers learn a lot from foreign climbers. So, what would you suggest to our authorities? How we can improve things regarding security in future? And please, once again, highlight why security is so important in these kind of extreme, adventures. Well, I think for the Pakistani climbers, of course, it would be very good if there would be more climbing schools really around there in these areas where people can learn basic skills first before they go on higher mountains. And of course, that's also the responsibility of foreign climbers to go there and teach maybe Pakistani climbers or help them in this first stage of developing it. And I know there are like French friends, for example, have a good project there where they help Pakistani climbers to get these skills. And from the government side, there need to be incentives of facilitating these programs to make it really easy. And for mountaineering and tourism in general, I hope that we keep the costs low, because in the end, this is the problem. Of course, if you have to pay for a permit so much money, for us foreigners, it's maybe possible, but for Pakistanis, it's can be then also difficult. But even for me, of course, it's not easy if the cost of these permits go through the roof. Even I'm a professional, I have to try to find the financial needs for these expeditions, and also the whole bureaucracy around it need to be as easy and straightforward as possible. So there, I hope we go in the right direction in the future and don't make it more and more complicated. Amazing. It's been lovely talking to you. So tell us about your future plans, and more specifically, how do you plan to schedule your future trips in Pakistan? I will definitely, at the moment, I still enjoy the kind of high I had on Nanga Parbat and the success there. It was so incredible. So I enjoy that for now, and still the first kind of ideas start to form in my head and for the next big mountains. And definitely I will come back to Pakistan, hopefully next year. Thank you very much. We pray for your safety, and we would love to see you again in Pakistan. We also invite you in our studios for the interview, inshallah. Thank you so much, David. It was lovely talking to you. हमने आपकी डेविड से मुलाकात करवाई. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे.
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। क्रिकेट पे बात करेंगे आज। हमारे पास अच्छी खबरें हैं क्रिकेट से लेके। पाकिस्तान ने जी आपको पता है 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दे दी है। अमेरिकन जो स्टेट है फ्लोरिडा, इसमें खेले जाने वाले मैच में वेस्ट इंडियन कैप्टन ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन्स बनाए। साइम अयूब ने 57 स्कोर किया। फ़खर जमान 28 रन्स के साथ नुमाया रहे। इसके अलावा हसन नवाज ने 24 रन बनाए। फ़हीम अशरफ ने 16 बनाए। साहबजादा फरहान 14 रन बना सके। सलमान अली आगा ने 11 जो कि कप्तान है, और मोहम्मद हारिस 6 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त भी रहे। सो ये जी मैच की सूरत हाल है। और फिर आज हमने लेजेंड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी जिक्र करना है। भारत फिर भाग गया। ये मेरी टीम ने मुझे लाइन दी है कि भारत फिर भाग गया, क्योंकि लेजेंड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो सेमीफाइनल है उसमें पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले आने से इनकार कर दिया जी, खेल से खिलवाड़ कर दिया। लेकिन भारत को महंगा पड़ गया। एज यूजुअल हम देखते हैं कि हमेशा पॉलिटिक्स लेकर आई जाती है, और बड़े इंटरेस्टिंग मनाजिर थे इस लीग के। मैं चूँकि आज इस पर बात करूँगी बिकॉज आई रियली वांट कि हमने इस पर पहले भी बात की कि जब इंडिया को पता था कि पाकिस्तान भी जो लीग का हिस्सा है, तो फिर घर से खेलने ही ना आते, मतलब ना खेलते। सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरमला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग पब्लिक। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के जो T20 मैच का पहला सीरीज़ का पहला मैच है, मैं उस पर आपका तज्जिया चाहूँगी। कैसा लगा जी आपको जो हमने खेला? और पहला मैच है, अच्छा आगाज़ हुआ है, अल्लाह करे इख्तिताम भी अच्छा हो। अरमला, जीत तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, और हमारी टीम को तो वैसे ही कामयाबियों की इस वक्त अशद ज़रूरत है। और बैक टू बैक 2 कामयाबियाँ हमने हासिल कर ली। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में पहले 2 मैच हम हारे, फिर उसके बाद तीसरा मैच जीते, और आज एक और कामयाबी हमने हासिल की, और सीरीज़ का आगाज़ हमने कामयाबी के साथ किया है। बट कहते हैं ना कि बहुत सारी जीत के पीछे आपकी बहुत सारी खामियाँ छुप जाती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो शाहीन आफरीदी की टीम में वापसी खुश आइन, और सुफियान मुकीम के हवाले से लोग बात कर रहे थे कि उनको टीम में होना चाहिए। उन्होंने आज पाकिस्तान टीम में अपना हिस्सा डाला और कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। साहबजादा फरहान को मौका दिया गया, एक अच्छा फ़ैसला था, लेकिन उसके बावजूद टीम सिलेक्शन मेरे ख़्याल में अब भी बहुत सारे जो सवालात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। मोहम्मद नवाज़ अगरचे उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, पाकिस्तान के सबसे कामयाब बॉलर रहे, लेकिन आज जिस तरह उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया, ये वो चीज़ें हैं जो अब भी यहाँ पर पाकिस्तान टीम के लिए कंसर्न का सबब हैं। पाकिस्तान के नंबर 1 स्पिनर हैं सुफियान मुकीम साहब, सुफियान मुकीम कह रहा हूँ, अबरार अहमद वो टीम में आज भी शामिल नहीं थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले मैच में कामयाबी टीम पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। खुश आइंद बात है, और यही बात है कि जीत बहुत सारी खामियों को छुपा देती है। आपने ठीक कहा। मैच में साइम अयूब 57 और फ़खर जमान 28, अच्छा स्कोर था। साइम अयूब के हवाले से हम कहते हैं कि जी कभी अच्छा खेलते हैं, कभी नहीं खेलते हैं, लेकिन आज के मैच में ही परफॉर्म्ड वेल। डू यू एग्री विद दैट? जी बिल्कुल ठीक है आपने। और मसला यहाँ पर यह है कि आप अगर किसी को मौका देते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, तो वो परफॉर्म कर ही लेगा। साइम अयूब नो डाउट बहुत अच्छे होनहार टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, बट उनकी कारकर्दगी में तसलसल का फुकदान है। उन्होंने कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली अगेंस्ट बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में भी वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन आज पहले मैच में उन्होंने एक ऐसी इनिंग खेली जो टीम पाकिस्तान के लिए 178 रन बनाने का एक अहम मुहर्रिक साबित हुई। आज एक बार फिर फ़खर जमान को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। वो इनिंग का आगाज़ करते हैं, लेकिन आज वो नंबर 3 पर खेलने के लिए आए। साहबजादा फरहान जो हैं उनको आज इनिंग का आगाज़ करने के लिए भेजा गया। बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान का जीत जाना इंतहाई अहम बात है। इंतहाई अहम बात है। अब जाहिर है याया साहब, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि अगर पहले मैच में लास्ट बांग्लादेश की सीरीज़ में देखें तो हम पहले 2 मैचेस हारे और आखिरी मैच में फिर हमने कुछ
जोश पकड़ा और हम जीत गए और वो सीरीज़ 2 के बांग्लादेश जीता। लेकिन इस मैच में चूँकि हम पहला मैच जीते हैं, जाहिर है जीत आपका एक मोमेंटम भी बिल्ड करती है समहाउ, और इस मोमेंटम में हमें कुछ फैसले भी ठीक लेने होते हैं। हम टीम सिलेक्शन की बात तो टीम जाने से पहले की होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड भी कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, जैसे आपने इब्रार का जिक्र किया, जो कि एट द स्पॉट लेने होते हैं। और उसके लिए समहाउ आई फील, मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम कहीं ना कहीं उसमें लैक करते हैं। हमारे ऑन ग्राउंड जो डिसीजंस होते हैं या एट द स्पॉट जो डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं में बैकफायर करते हैं समहाउ। नहीं, बजा फरमाया आपने। और आज एक बार फिर जिस तरह सिलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ 3 खिलाड़ियों को रन आउट किया, लेकिन मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप बार बार किसी को खिलाते रहेंगे तो एक दिन परफॉर्म कर ही लेगा। तो मोहम्मद नवाज़ उसकी एक बड़ी मिसाल है। आई डोंट नो क्यों आप मोहम्मद नवाज़ को खिलाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जी शादाब खान का वो रिप्लेसमेंट है। तो शादाब खान कौन से इतने बड़े खिलाड़ी हैं? शादाब खान की क्या कारकर्दगी रही है जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा हैं और आप उनके लिए जगह खाली रख रहे हैं? फिर हारिस रऊफ़ आज टीम में वापस आए हैं। मेजर लीग खेल कर वो गए हैं अमेरिका से ही, अमेरिका में ये मैच खेला गया। लेकिन आज एक ऐसा मैच जहाँ पर पाकिस्तान ने दबोचा हुआ था, पकड़ा हुआ था, काबू किया हुआ था वेस्ट इंडीज़ की टीम को, वहाँ पर हारिस रऊफ़ जो हैं वो एक्सपोज हुए। हारिस रऊफ़ की बॉलिंग पाकिस्तान के लिए सबसे महंगी बॉलिंग साबित हुई। वो तो वेस्ट इंडीज़ की विकटें पैदर पे गिर गईं, लेकिन अगर उनकी विकटें बाकी होती तो वो आपको टफ़ टाइम दे सकते थे। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और हारिस रऊफ़ डेथ ओवर में अगर इस तरह मार खाएंगे तो फिर पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी हुई है? शाहीन आफरीदी आपके सामने मौजूद हैं। आज उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। फ़हीम अशरफ का जो किरदार है, ठीक है, आज अगर हारिस रऊफ़ की पिटाई हुई तो फ़हीम अशरफ, मेरा ख्याल है कि उनकी एक अच्छी सीरीज़ हुई है, वो इस वक्त टीम की ज़रूरत है। बट हारिस रऊफ़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आप कब तक उनको नाम के ऊपर और रफ्तार के ऊपर खिलाते रहेंगे? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा यार साहब, अब हम ज़रा लेजेंड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात कर लेते हैं, जिस पे हमने पहले तो सेमीफाइनल पे जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ना खेलने का फ़ैसला किया और अब फिर वो वॉकआउट कर गए, अब वो फाइनल भी नहीं खेल पा रहे हैं। मतलब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच होगा जी फाइनल अब। क्या इनको पता नहीं था कि पाकिस्तान भी इस लीग का हिस्सा है? इतने एंड मोमेंट पे नाराज़ होने वाली बात क्या थी? अरमला, बात दरअसल ये कि ये जो लेजेंड लीग है ना, ये मजाक लीग बन गई है। समझ से बाहर है कि क्यों ये लीग मुनक्किद हो रही है, क्या इसका पर्पस है, किस बुनियाद पर ये लीग खेली जा रही है। और बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि अगर इंडिया की टीम को ये पता था, इंडिया के खिलाड़ियों को ये पता था कि शाहिद आफरीदी आ रहे हैं, और ये कोई मेरा ख्याल है कोई छुपी हुई बात तो थी नहीं, सबको पता था। शेड्यूल आ रहा था, सोशल मीडिया पर बात हो रही थी। उसके बावजूद उनका वीज़ा लगवाना, उनका इंग्लैंड आना, उनका प्रैक्टिस करना और फिर पाकिस्तान से मैच खेलने से इनकार कर देना मजाक ही लग रहा है। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि एक तरफ शर्ट पहनने के ऊपर जो है वो एक खिलाड़ी को मैदान से बाहर, एक शायक को जो है वो मैदान से बाहर निकाल दिया जाता है, ये कह कर के या तो आप ये शर्ट उतार दें या तो आप इस शर्ट को ढक लें। वो कहता है नहीं यार, मैं तो ना शर्ट को ढकूंगा ना शर्ट को उतारूंगा, मैं बाहर चला जाता हूँ। फिर आप लेजेंड लीग में पाकिस्तान के साथ खेल नहीं रहे। ऑन द अदर साइड वसीम अकरम साहब जो हैं वो ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच में घंटा बजा रहे हैं। अब जो आखिरी टेस्ट मैच है भारत और इंग्लैंड का, उसमें वो बतौर कमेंटेटर आ रहे हैं। तो वसीम अकरम भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो खेल में ये सियासत समझ से बाहर है, खेल में ये तजुर्बात समझ से बाहर हैं, और भारत की जो हटदर्मी है, भारत के खिलाड़ियों के जो तर्ज अमल है, भारत के खिलाड़ियों का जो लेजेंड लीग में रवैया है, वो समझ से बाहर है। अच्छा यार, ये सब अब इसमें लीग इंतज़ामिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जाहिर है कि ये आपने जैसे ख़ुद भी कहा कि एक लीग है जो मुनक्किद की जाती है, इसमें लेजेंड्स खेल रहे हैं। शाहिद आफरीदी की प्रेजेंस या उनका जाना कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और भी लोग हैं जो कि खेल रहे हैं। लीग इंतज़ामिया क्या एक्शन ले रही है इस हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर है एक पूरे टूर्नामेंट का, एक लीग का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है समहाउ,
कि एक टीम जिसको सेमीफाइनल खेलना था उसने सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया, फिर ग्रुप मैच खेलने से इनकार किया। ये इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड क्या ये लीग्स टॉलरेट कर सकती है? चले हम आईसीसी इवेंट्स में तो समझते हैं जी बीसीसीआई का बड़ा प्रेशर है, लेकिन एट द सेम टाइम दीज आर लाइक लीग्स, इसमें भी अगर इस तरह की सियासत आएगी तो फिर तो हम ओवरऑल इंडिया की वजह से पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड का एक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते हुए देख रहे हैं समहाउ। हरमला, जो लेजेंड लीग है ना उसमें जो मुआवजों की अगर मैं बात करूं तो जी लाखों यूएस डॉलर में पेमेंट हो रही है इंडियन क्रिकेटर्स को, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है हज़ारों डॉलर में पेमेंट हो रही है। तो ये तो एक सबसे बड़ा फ़र्क है। और आपने लीग इंतज़ामिया की बात की तो हैरानकुन तौर पर समझ ना आने वाला रवैया जिस तरह आप बात कर रही हैं बार बार। तो ये जो लीग के ओनर हैं, वो जो लीग की इंतज़ामिया है, उन सब का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो उनके पैसे डूब गए, उनके पैसे ज़ाया हो गए, आप कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन जो लेजेंड लीग में भारत के खिलाड़ियों का खेलने से इनकार है, टूर्नामेंट ऑन है, ये सब कुछ एक मजाक और मजाक के अलावा कुछ नहीं है। तो ये एशिया कप में क्या करेंगे, आगे जो टूर्नामेंट्स आएंगे उसमें क्या करेंगे अगर तो ये अभी लीग्स में इनका ये हाल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको एशिया कप के साथ या आईसीसी वर्ल्ड टी20 के साथ नत्थी कर सकती हैं, वो एक डिफरेंट मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि एशिया कप पर इसके कोई असरात मुरतब होने वाले हैं। हालांकि भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि एशिया कप मुनक्किद ना हो, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच ना हो। लेकिन अगर आपको याद हो, इस साल जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी यही शोर कर रहा था भारतीय मीडिया, यही भारतीय मीडिया था जो फिर शोर करता करता जो है वो पाकिस्तान भी आ गया, और पाकिस्तान उनकी टीम ही नहीं खेल रही थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो आपने सुना ही होगा। तो भारतीय मीडिया का सिर्फ इतना ही हाल है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच याया साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है, जिसका पहला मैच पाकिस्तान जीत चुका है आज, और 2 मैचेस जो होंगे उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और लेजेंड्स लीग की जहां हम बात कर रहे हैं उसमें इंतज़ामिया का रोल भी याया साहब के मुताबिक बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पर है कि वो क्या कर रही है, दो के उनके पैसे भी डूबे हैं ज़्यादातर जो लीग की इंतज़ामिया दे इंडियंस। बट एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स और क्रिकेट इंडिया का हमेशा से रविश तो रही है कि वो इन्वॉल्व करते हैं। आई होप कि इस तरह के मामला को अवॉइड करने की कोशिश करें, जो कि इंडिया के लिए खासा मुश्किल है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करें। बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है इस हवाले से, लेकिन हम बात करते हैं जब यकीन की, क्यूरियोसिटी की और आपकी किस्मत की, तो बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं तो इंसान सोचता भी है, देखता भी है उन सितारों की तरफ जिनकी हरकत सदियों से इंसान को हैरान भी कर रही हैं और रहनुमाई भी। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करें, जैसे मैंने कहा, जो सिर्फ ज़ाइचे, सयारों या टेरोकाट्स तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसानी जो पैटर्न होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, जो जानना चाहता है कि आने वाला कल क्या होगा, कैसा होगा, जो कुछ होगा क्या वो पहले से लिखा जा चुका है, क्या हम अपने फैसले खुद करते हैं या सितारे हमारी राहों का तयन करते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कैसी शख्सियत मौजूद है जो सिर्फ फिल्म से नहीं बल्कि बहुत वजदान और बसीरत से भी बात करती हैं। नजूम उनका फ़न है और टैरो उनकी ज़ुबान। वो सिर्फ सयारों की चालों को पढ़ती हैं बल्कि दिलों की धड़कनों को भी महसूस करके कुछ बताती है, उनके मशवरे। वो टैरो कार्ड रीडर भी है, हमारे इल्म नजूम भी हैं, लेकिन साथ साथ बड़ी सेंसिबल बात भी करती हैं। हमारे साथ इस वक्त इंसा शाह साहिबा मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। थोड़ा सा तो इंसा साहिबा हमें ज़रा बताइए, ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स हैं इन टैरो कार्ड्स को लेकर और सियारों की चाल को लेकर। आई रियली वांट कि हम इस टॉपिक का आगाज़ गुफ्तगू से करें, फिर हम अगस्त से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। एक्चुअली ये जो नॉलेज है, चाहे उसमें टैरो रीडिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, इल्म नजूम से ताल्लुक जो भी नॉलेज है वो गाइडेंस पे बेस करती है। हम इसको प्रिडिक्शन नहीं कह सकते, पेशेंट गोई नहीं कह सकते कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि बेशक गैब का इल्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा और किसी के पास मौजूद नहीं है। तो हम पेशेंट गोई या हम गैब का इल्म नहीं बता सकते, हम सिर्फ गाइड करते हैं लोगों को
कि हम लाइफ में, आपकी लाइफ में बेहतरी आ सके, पॉजिटिविटी आ सके, और आप अपने फैसले, जिंदगी के फैसले, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपका ट्रैवल हो, आप अपनी जिंदगी के हर फील्ड में आप जो है वो पॉजिटिविटी के साथ चलें, सही डायरेक्शन, सही रास्ता लेके चलें। तो हम, हमारे लिए बस यही चीज़ है, हमारी जो नॉलेज है इसी पे बेस करती है। दैट्स इंटरेस्टिंग। बड़ी अच्छी बात है कि हम एक गाइडेंस के तौर पे इसको ले सकते हैं। यू कांट डिपेंड ऑन सच प्रेडिक्शन या इन चीज़ों के ऊपर, हम एक गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। अच्छा जी, हर साल या हर बार जब साल का आगाज़ हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों पे इंसा साहिबा बात कर रहे होते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, कौन सी शख्सियत के बारे में क्या होगा। हम ज़रा अगस्त पे बात करते हैं क्योंकि आज स्टार्ट हो रहा है इस मंथ का। तो आई रियली वांट कि इसमें हम मेजर चेंजेस जो अपनी इर्द गिर्द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल भी हमारे मुल्क से रिलेटेड भी, अगर आप हमें कुछ बता सकें। जी, देखिए, पॉलिटिकली जो मेरे पास कार्ड आया है वो हर्मिट का कार्ड है, और फिर यहाँ पे मून का कार्ड है, फिर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो पॉलिटिकली तो अनसर्टेनिटी रहेगी, कोई ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं नजर आ रहा। मतलब जो चीजें चल रही हैं, जो हुक्मरान है, जो हमारे अथॉरिटीज है, वो उसी तरीके से चीजों को लेके चलेंगी। और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कोई खास मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही, और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो काफी सफर कर गई इस वक्त। जो है वो कारोबार, इकोनॉमी जो है वो काफी सफरिंग नजर आ रहा है। लेकिन इसका एंड होगा, ऐसा नहीं है कि ये हालात ऐसे ही चलेंगे। हो सकता है अगस्त के एंड तक मामलात जो हैं वो तब्दील हो जाएं, चेंज हो जाएं, बेहतर हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर परेशानी का एंड भी होता है, मुश्किलात का एंड भी होता है। ये नहीं है कि मुश्किलात आपकी पूरी लाइफ में ही चलती रहेंगी। तो इसी हवाले से जो एक एनर्जी है पूरे मुल्क की, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो या हालात हो, महंगाई हो, हर हवाले से इसका एंड जरूर होगा, बेहतरी होगी। तो ठीक है, हालात थोड़ा सा शुरू अगस्त का स्टार्ट या फिर मिड में जो है हालात ऐसे ही रहेंगे, लेकिन एंड ऑफ अगस्त जो है चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा इंसा साहिबा, चलें, आई एम ग्लैड कि एंड ऑफ अगस्त चीज़ें इम्प्रूव होंगी, बेहतर होंगी, और ये अच्छी खबरें हम एक्सपेक्ट करें और दुआ भी करें इस हवाले से। अच्छा, बहुत सारी पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं जिनके हवाले से कुछ ना कुछ हम खबरें सुनते रहते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से, तो थोड़ा सा हमें इनके हवाले से भी बताएँ। और फिर मैं एक अनप्रेडिक्टेबल जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या कोई ऐसी चीज़ कैन वी एक्सपेक्ट इस मंथ पे या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये क्वीन का कार्ड होता है। जब भी हमारे टैरो में किंग और क्वीन का कार्ड होता है तो ये बहुत एक बड़ा कार्ड होता है। तो मुझे लगता है कि वो स्टेबल है अपनी पोजीशन पे, कोई उनकी पोजीशन को खतरा नहीं है। तो पॉलिटिकली भी और गवर्नमेंट वाइज भी शहबाज शरीफ साहब जो है अपना काम, अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और जहाँ तक मरियम नवाज की बात है, जो जस्टिस का कार्ड है, तो ये भी बड़ा पावरफुल मेजर कार्ड होता है। तो उनका रोल जो है जहाँ पर वो हैं वो काफी बड़ा रोल है, और वो अपनी पॉलिटिकली एक्टिविटीज जारी रखेंगी, और सरकारी लिहाज से भी वो जो है मामलात उनके चलेंगे, और बहुत वाइज डिसीजंस लेंगी, बहुत समझदारी के साथ अपने करियर को, अपनी मामलात को लेके चलेंगे, और बहुत बैलेंस, यानी कि इंसाफ का कार्ड है। इंसाफ करेंगे लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, और जहां जहां मामलात अनबैलेंस हैं, जो जिस जगह पे, तो वो मरियम नवाज जो है उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो कोई भी शोबा हो, कोई भी फील्ड हो, जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और एक सवाल इमरान खान साहब के हवाले से, जो कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे करते भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनकी है इस हवाले से। क्या आप हमें उस हवाले से बता सकती हैं?
देखिए, इस मंथ की आप बात कर रही हैं कि अगस्त में कोई इमरान साहब के लिए कोई तब्दीली नजर आ रही है, तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो फिलहाल जहाँ पर वो हैं वहीं पर ही मौजूद रहेंगे और कोई चेंज नजर नहीं आ रहा कि वो उनको कोई फिलहाल रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि न्यूज में रहेंगे, कोई ना कोई खबर उनकी मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ उनके बारे में मालूमात पब्लिक को मिलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा और कोई मुझे चेंज नजर नहीं आ रहा। जहाँ पर वो हैं वहीं पर ही रहेंगे। ठीक हो गया, जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहेंगे। अच्छा, हम आलमी मंजरनामे की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमने ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात की। वैसे तो वी ऑल नो कि अल्लाह ताला ही बेहतर तौर पे जान सकते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, बिकॉज बट इंटरनेशनल अरीना के ऊपर इस वक्त कोई इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन एंड एवरीथिंग, कोई ऐसी बड़ी इज्तमाही लेवल के ऊपर या आलमी वाक़े की तरफ कोई ऐसे सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं इस मंथ में या आने वाले दिनों में? बिल्कुल, वहाँ पे भी देखिए जो कार्ड है, यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, ये भी मेजर कार्ड होता है और हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी अनसर्टेनिटी को शो करता है। तो अनसर्टेनिटी रहेगी, वाकई कुछ न कुछ कोई ना कोई खबरें और कुछ न कुछ हैपनिंग रहेगी और कोई हालात मुझे इतने पावरफुल नजर नहीं आ रहे, कोई स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे। हालात वाकई कमजोर हैं, चाहे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी हो, वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स हो, वर्ल्ड वाइड हालात हो, मुझे अनसर्टन ही रहेंगे। कहीं पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वाकया हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई भी ये वॉर वाली जो सिचुएशन काफी जगहों पे है, तो वहां पे भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है कि स्टक रहेंगे मामला, मुझे बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, कहीं पे कोई मुझे रियूनियन नजर नहीं आ रहा, उनको कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है इनसे साहब, एक और सवाल मेरा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अभी रिसेंट टाइम्स में इंडिया और पाकिस्तान का एक एपिसोड देखा था और फिर हमने उस पर एक बड़ा अच्छा पुरजोर जवाब भी पाकिस्तान का देखा। दोबारा से कोई प्रोपेगेंडा इंडिया करने की कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी हरकत होगी, तो ये इस हवाले से हमें बताएं कुछ। जी, इंडिया के लिए जो कार्ड है वो 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। मुझे लगता है कि इंडिया वालों को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है जो उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है पाकिस्तान का, जो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। ये कुदरती तौर पर जो है वो पाकिस्तान बहुत ब्लेस्ड है और उनकी जो आर्मी या जो हायर अथॉरिटीज हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और अल्लाह की मदद, कुछ कुदरती ऐसा होता है कि पाकिस्तान को दुश्मन बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे एक हेल्प हो जाती है, कुछ ऐसा जरूर होता है कि पाकिस्तान बच जाता है उस साजिश से। अब यहाँ पे इंडिया का एक और कार्ड है, एस ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड, जो एक्शन को शो करता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो दोबारा कोई एक्शन ले सकता है, बहुत कोई नया एक्शन ले सकता है। मुझे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, कोई बहुत मेजर एक्शन तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन छोटा मोटा कोई ना कोई हरकतबाजी, कोई साजिश, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, या सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो सकता है, कोई भी कंट्रोवर्सी हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो कोई बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी ऐसी साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है वो जारी रखेगा। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो मोदी जो है नरेंद्र मोदी, उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है और उनको बार बार विद इन द कंट्री उन पे बात हो रही है जब से उन्होंने पहलगाम इंसिडेंट पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की है। उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या कायम दायम रहने वाले हैं या नहीं? ये रेजिस्टेंस काम आएगी लोगों की? बात ये है कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नरेंद्र मोदी के लिए। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं और लोगों ने काफी उनके अगेंस्ट हो गए, उनके अपनी कंट्री, उनके अपने मुल्क में ही लोग अगेंस्ट हो रहे हैं उनके। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि नरेंद्र मोदी को कोई ना कोई सपोर्ट हासिल है, कोई बैक हैंड पे उनके साथ है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पॉलिटिकली और गवर्नमेंट वाइज नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी पोजीशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये छोटी मोटी जो ह्यूमर्स हैं, ये इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, लेकिन ये चीजें जो है वो मूडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मतलब उनकी पोजीशन जो है जहाँ है वो वैसे ही रहेगी, क्योंकि एक किंग का कार्ड है, एक बड़ी पोजीशन, एक बड़ी अथॉरिटी पोजीशन पर है और उनको बैक एंड पे कोई सपोर्ट हासिल है। ये That's very disappointment. लेकिन still, this is the knowledge of cards. इनसे साहिबा, in the end, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली बड़ी अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी है और हमें इज़्ज़त अफजाई मिल रही है। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अभी कल ही की खबर है कि टेरिफ पाकिस्तान को बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका की जानिब से दिया गया है 19% टेरिफ को लेके, जबकि बांग्लादेश या इंडिया की बात करें तो ट्रंप इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद देम। सो आप पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं उसके हवाले से आप हमें क्या बता सकती हैं? बात ये है कि देखिए यहाँ पर जो कार्ड है पाकिस्तान के लिए वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो उनके अच्छे प्लान्स हैं, जो नई जो मुआहदे होंगे, जो कमिटमेंट्स होंगे, तो फ्यूचर प्लान्स तो मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और फाइनेंसेस भी यानी कि फंड्स वगैरह पाकिस्तान को दिए जाएंगे और काफ़ी अप्रूव भी होंगे, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। फिर यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी का कार्ड है कि हमेशा डेस्टिनी जो है वो पाकिस्तान के फेवर में ही जाएगी। आगे पाकिस्तान के सराउंडिंग्स में बहुत नेगेटिविटी है, दुश्मन है, चाहे वो इंडिया हो या कोई और साजिश हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि साजिशें होती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान मैंने कहा ना कि ब्लेसिंग्स है, एक खुदा अल्लाह ताला की एक जो है कुदरत की तरफ से जो है साथ है, एक सपोर्ट है, जो कोई इसको कुछ नहीं कर सकता। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के किसी भी नेगेटिविटी से वो बचता रहेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा, और उसको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। और ऐसा जिसने भी कोशिश की है उसने मुंह की खाई है। थैंक यू वेरी मच इंसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद थी जी टैरो कार्ड रीडर है और इनके मुताबिक दिस इज़ लाइक ऑल अबाउट गाइडेंस। जो जानता है वह खुदा से बेहतर तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम सिर्फ गाइडेंस के लिए और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल और परसों मेरी छुट्टी है, लेकिन आप लोग की छुट्टी नहीं है, आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।